वेलकम टू ब्लैक रीकैप। आज की हमारी मूवी का नाम कड़ावर है। ये मूवी अपने आप में आपको इमोशन और थ्रिल दोनों से भर देगी और इसकी एंडिंग सुन के ऐसा लगेगा भाई साहब अभी तक जो मैंने समझा और सुना वो सब सिर्फ झूठ था। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर सलीम रहमान को देखते हैं जो आधी रात को अपने हॉस्पिटल से घर लौट रहा होता है। तभी बीच रास्ते में कोई उसे किडनैप कर लेता है। अब अगले दिन न्यूज में उसकी मिसिंग की खबर आ जाती है। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर माइकल को कॉल आता है कि जंगल के बीचों बीच किसी की लाश मिली है। माइकल कहता है कि तुम रुको, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूं। अब वो अंदर मोर्चरी में जाता है जहां हम डॉक्टर बद्रा को देखते हैं जो शहर की एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट है। यहाँ माइकल बद्रा को साथ में क्राइम सीन पे चलने को कहता है जिससे इन्वेस्टिगेशन में इनकी काफी मदद हो जाएगी। अब क्राइम सीन पे पहुंचते ही बद्रा उस लाश को गहराई से देखती है। फिर वो कहती है कि माइकल इसे कहीं और मारा गया, फिर यहाँ पे उसकी डेड बॉडी को लाके जला दिया गया जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई। मेरे हिसाब से करीब 5-6 घंटे पहले इसकी बॉडी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया होगा। तभी पास में पेट्रोल की कैन भी मिल जाती है जो जरूर किलर ने इस्तेमाल की होगी। अब पेट्रोल के कैन पे मिले किलर के फिंगरप्रिंट के जरिए पुलिस वाले किलर को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में हम सीनियर पुलिस ऑफिसर विशाल को देखते हैं जिसे यह मर्डर केस सौंपा गया। अब वो बद्रा से मिलके उस डेड बॉडी की डिटेल्स मांगने लगता है जहां बद्रा बताती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से इसे मारने से पहले खूब टॉर्चर किया गया और साथ में सुपर इम्पोजिशन मेथड से हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि ये बॉडी सलीम रहमान की है जो 2 दिन पहले गायब हो गया था। अब उसी रात एक जर्नलिस्ट अपने फोन में टिकटॉक देख रही होती है जिसमें एक कांस्टेबल डांस कर रहा होता है जहां वो नोटिस करती है कि बैकग्राउंड में सलीम रहमान का स्केच बना था। अगले दिन न्यूज में ये बात लीक हो जाती है कि वेट्री नाम के अपराधी ने जेल में एक ऐलान किया था कि वो डॉक्टर सलीम रहमान को मारेगा, जिसके चलते उसी ने जेल की दीवार पे उसकी फोटो बनाई थी और इधर सच में डॉक्टर सलीम रहमान का मर्डर हो गया। उधर सलीम रहमान की मौत पे उसके पिता अली रहमान काफी दुखी होते हैं और गुस्से में भी। अब अगले सीन में विशाल वेट्री के जेल में जाके मामले की तहकीकात करने लगता है जहां वो जेलर से पूछता है कि वेट्री से मिलने जेल में कौन कौन आता था, जिसपे जेलर कहता है कि वेट्री का कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। लेकिन हाँ, चर्च के फादर अक्सर इससे मिलने आते थे, लेकिन वो बाकी कैदियों से भी मिलते थे और उनके लिए प्रे करते थे। लेकिन सर, मुझे याद आया जब फादर लास्ट टाइम वेट्री से मिलके आए थे तो वो कुछ कह रहे थे कि वेट्री किसी को मारकर अपना कोई बदला लेना चाहता है। उधर जेल में कुछ कैदी वेट्री पर अटैक कर देते हैं और यहाँ वेट्री की उनसे जबरदस्त हाथापाई होती है जहाँ एंड में पुलिस वाले आकर झगड़ा रोक देते हैं। अब अगले सीन में विशाल वेट्री से मिलता है और पूछता है कि तुमने सलीम रहमान का स्केच क्यों बनाया। इस पे वेट्री कहता है कि वो तुम्हारा काम है पता करना, जाओ और पता करो। इधर दूसरी तरफ सलीम रहमान का पिता अली रहमान अपने बेटे के मर्डरर का पता लगवाने के लिए मिनिस्टर से जाके मिलता है जहां मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर विशाल को ऑर्डर देते हैं कि वो जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़े। इसके लिए वो बद्रा की भी हेल्प ले जिससे ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब उसी रात विशाल बद्रा से मिलके इस केस को साथ में सॉल्व करने के लिए हाथ मिला लेता है। अब अगले सीन में विशाल वेट्री के इंटेरोगेशन के दौरान पूछताछ करने लगता है जहां बद्रा बाहर बैठ के वेट्री के रिएक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी कर रही होती है। यहाँ विशाल वेट्री को सलीम रहमान की फोटो दिखा के पूछता है कि कौन है ये, तुमने इसका स्केच क्यों बनाया, तुम इसे कैसे जानते हो। इन सभी सवालों के जवाब में वेट्री गुस्से में बस यही कहता है कि अब तो मैंने इसे मार दिया। विशाल कहता है कि तुम इसे जेल में बैठे बैठे खुद नहीं मार सकते, बताओ कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। इसमें विशाल कहता है गॉड, वही मेरी मदद कर रहे हैं। अब विशाल एंजल नाम की लड़की की फोटो दिखा के पूछता है कि ये कौन है, जिसे देखते ही वेट्री मानो किसी सदमे में चला जाता है। अब बाहर बद्रा कहती है कि विशाल, पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एंजल कौन है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन था जिसपे वेट्री गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा दुखी हो गया, पता करो। अब अगले दिन विशाल और बद्रा वेट्री को लेकर चर्च जाते हैं जहाँ वेट्री को एंजल की कब्र के पास भी ले जाया जाता है, जिसे देखते ही वेट्री पूरी तरह से टूट जाता है। इधर बद्रा और विशाल फादर से वेट्री की पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं जहां फादर कहते हैं कि तुम्हें वेट्री को जानने से पहले एंजल को जानना होगा। करीब 25 साल पहले
कोई चर्च में एक छोटी सी बच्ची को छोड़ गया था। हमने उसका नाम एंजल रखा और उसे पाला पोसा। वो चर्च में ही पली बढ़ी। एक दिन वो रोते रोते मुझे बोली कि फादर, स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि उन सभी के डैड हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं। इस पे फादर ने बोला कि आज से तुम्हारे डैड जीसस हैं। अब कई सालों बाद एंजल बड़ी हो जाती है। एक दिन वो जीसस से प्रे करती है कि उसकी लाइफ में भी कोई प्यार करने वाला आ जाए, और मानो जीसस ने उसकी सुन ली। तभी चर्च में वेट्री आ जाता है, जहाँ शुरुआत में तो इनमें नोकझोंक चलती है, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं और एक प्यार भरी लाइफ जीने लगते हैं। फिर एक दिन वेट्री ने मुझे आगे बताया कि वो और एंजल माँ बाप बनने वाले हैं, इसलिए उसके होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए और अच्छी कमाई के लिए वो चेन्नई जा रहे हैं। अब फादर यहाँ रोते रोते कहते हैं कि वो आखिरी बार था जब मैंने एंजल को देखा, फिर पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई और वेट्री को जेल हो गया। इधर वेट्री जेल में वापस जाने से पहले चर्च में प्रे करता है, जहाँ वो चीखते हुए कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी तबाह की उन सभी को मरना होगा। अब वेट्री बद्रा के पास आके कहता है कि मैंने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया है, जल्द ही गॉड उसे भी सजा देंगे। उधर वेट्री एंजल की कब्र पे लिखता है, कायन के नक्शे कदमों पर। अब रास्ते में विशाल बद्रा से उसका मतलब पूछता है, जहाँ बद्रा बताती है कि बाइबल के हिसाब से कायन दुनिया का पहला मर्डरर था, जहाँ उसने पैसों के लालच में अपने भाई को मार दिया था। उसके बाद से ही जो भी आज तक मर्डर हुआ है वो कायन के नक्शे कदमों पर चल के ही हुआ है या होगा, ऐसा श्राप गॉड ने कायन को दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस बात का वेट्री के अगले टारगेट से क्या रिलेशन है। थोड़ी देर बाद रास्ते में अचानक कुछ लोग इनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं। असल में यह हमला मेनली वेट्री को मारने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे तैसे विशाल वेट्री को यहाँ से बचा लेता है। अब अगले सीन में बद्रा एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ती है, जहाँ एंजल का मरते वक्त ट्रीटमेंट जेसी हॉस्पिटल में हुआ था। असल में ये वही हॉस्पिटल था जहाँ सलीम रहमान भी काम करता था। अब रिपोर्ट पढ़ने के बाद बद्रा विशाल को वो रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि विशाल, इस रिपोर्ट के हिसाब से एंजल का एक्सीडेंट हो गया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके सिर पे काफी चोट आई थी, तो टेक्निकली इसका इलाज जेसी हॉस्पिटल के किसी सर्जन को करना चाहिए था, जबकि इसका इलाज सलीम रहमान ने किया, जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट था, और उसके बाद ही एंजल की ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। विशाल, अगर मेरी मानो तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इस पे विशाल कहता है कि फिर तो मामले को और जानने के लिए हमें एक बार फिर से ऑटोप्सी टेस्ट कराना चाहिए, जहां बद्रा कहती है कि बिल्कुल, एक बार मुझे एंजल की दफनाई बॉडी मिल जाए और मैं फिर से उसकी ऑटोप्सी टेस्ट करके सारा मैटर जान लूंगी। अगले सीन में विशाल और बद्रा फादर की मदद से कोर्ट में रिक्वेस्ट डालते हैं एंजल की कब्र खोद के उसकी बॉडी पे ऑटोप्सी टेस्ट करने की, जिसके चलते उनको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग फादर पे गोली चला के उन्हें घायल कर देते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। अब बद्रा विशाल को कहती है, विशाल, जरूर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम दोबारा से ऑटोप्सी टेस्ट करके एंजल और वेट्री की सच्चाई दुनिया के सामने लाए, इसलिए उन्होंने फादर को मारने की कोशिश की। विशाल, मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग एंजल की कब्र के साथ भी जरूर कुछ बुरा करेंगे हमें रोकने के लिए। और होता भी ऐसा ही है। जब विशाल और बद्रा एंजल की कब्र के पास पहुंचते हैं, तब कुछ लोग पहले से ही उसके कब्र को खोद रहे थे। विशाल उन सभी को पीट के वहां से भगा देता है और उनमें से एक आदमी को अरेस्ट भी कर लेता है। अब ये लोग कलेक्टर और मीडिया के सामने एंजल की कब्र को खोद के उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं, जहां बद्रा उसकी बॉडी पे ऑटोप्सी टेस्ट करती है। ऑटोप्सी करते ही बद्रा के सामने कुछ ऐसा सच आता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब बद्रा विशाल को प्राइवेट में बुला के बताती है कि विशाल, जो ऑटोप्सी टेस्ट मैंने एंजल की बॉडी पे की वो पहली ऑटोप्सी थी, यानी इससे पहले इसकी बॉडी पे कोई भी ऑटोप्सी टेस्ट नहीं की गई थी, जिसका साफ मतलब ये है कि जेसी हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट फेक है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एंजल की बॉडी से उसका हार्ट गायब है। ये सुनते ही विशाल शॉक हो जाता है। अगले दिन बद्रा और विशाल इन सब मैटर को और समझने के लिए जेसी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां बद्रा की नजर वहां के एक बोर्ड पे पड़ती है, जहां डॉक्टर अब्राहम एबिल का नाम लिखा था। अब एबिल नाम देखते ही बद्रा समझ जाती है कि जरूर वेट्री का अगला निशाना यही होगा, क्योंकि बाइबल के हिसाब से कायन ने अपने जिस भाई को मारा था उसका नाम एबिल था,
तो कायन के नक्शे कदमों पर का मतलब कायन की तरह एबिल को मारना। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर अब्राहम एबिल की मौत नजदीक आते ही वेट्री उसका स्केच भी जेल में बना लेता है। रात में बद्रा और विशाल डॉक्टर एबिल से मिलने जाते हैं, जहां बातों ही बातों में विशाल कहता है कि सर, हमने एंजल की ऑटोप्सी कराई, जहां हमें आपके हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इस पे डॉक्टर एबिल विशाल की बात काटते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब आप लोग हम पे ऑर्गन ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पे विशाल कहता है कि हमने तो ऑर्गन ट्रेडिंग का नाम तक नहीं लिया, तो आपको कैसे पता। अब डॉक्टर एबिल अपनी ही बातों में फंसने लगता है। अब बातचीत के बाद विशाल और बद्रा बाहर आ जाते हैं, लेकिन बद्रा अपना फोन अंदर ही भूल गई थी, जिसे लेने वो दोबारा जाती है। अब वो फोन लेके वापस आती है, जहाँ बद्रा अब विशाल को कहती है कि विशाल, मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई हम पे और डॉक्टर एबिल पे नजर बनाए हुए है। तभी डॉक्टर एबिल के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। अंदर जाने पर पता चलता है कि किसी ने एबिल को शूट कर दिया। तभी एक मास्क लगाया आदमी डॉक्टर एबिल के कमरे से भाग रहा होता है। विशाल और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो बच के बाहर निकल जाता है। अब अगले सीन में हम उस मास्क वाले आदमी का चेहरा देखते हैं, जो असल में बद्रा की मॉर्चरी में काम करने वाला काली होता है। अगले दिन माइकल विशाल को कहता है कि सर, उस दिन एंजल की कब्र को इलीगली खोद रहे लोगों में से हमने जिसे अरेस्ट किया था, उसे मैंने खूब पीटा और इंटेरोगेट किया, लेकिन वो बार बार मनी का नाम ले रहा है। यहाँ विशाल पूछता है कि मनी कौन है, जाओ उसे अरेस्ट करो। माइकल कहता है कि सर, मनी बहुत खतरनाक इलाके में रहता है, आज तक जो भी पुलिस वाला वहाँ गया वापिस नहीं लौटा। इस पे विशाल और माइकल सफाई वाले की ड्रेस पहनकर मनी के इलाके में घुस जाते हैं और उसे जैसे तैसे वहाँ से उठा लेते हैं। दूसरी तरफ बद्रा कोर्ट में अपील करती है कि बैटरी को 5 दिन कस्टडी में रखना होगा। बद्रा यहाँ कुछ सबूतों को भी पेश करती है और जज उसे परमिशन दे देती है। अब बद्रा जज की परमिशन लेके बैटरी से सबके सामने एक सवाल करती है कि क्या तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ या अभी भी किसी को मारना बाकी है। इस पे बैटरी कहता है कि अगला और आखिरी टारगेट वो है जिसे मेरी एंजल का हार्ट मिला। उधर विशाल मनी को पीट के खूब टॉर्चर करता है, जहां मनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है। असल में जब एंजल प्रेग्नेंट थी और विशाल उसे बाइक पे हॉस्पिटल से घर ले जा रहा होता है, तभी मनी अपने एक साथी के साथ बाइक पे आता है और एंजल के गले से चैन खींच लेता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि एंजल बाइक से नीचे रोड पे पेट के बल गिर पड़ती है। उधर वेट्री भी बाइक के साथ नीचे गिर पड़ता है। एंजल को काफी चोटें आती है। उधर वेट्री गुस्से में मनी के दूसरे साथी को जैसे तैसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, जिस बीच वो साथी ट्रक के नीचे आगे कुचला जाता है, जिसकी वजह से वेट्री को जेल हो जाती है। तो उधर मनी वहां से भाग निकलता है। लोगों के बुलाने पर एम्बुलेंस एंजल को जेसी हॉस्पिटल ले जाती है, जहां एंजल घायल लेकिन जिंदा होती है। अगले सीन में बद्रा वेट्री से पूछती है कि तुम उस आदमी को मारना चाहते हो जिसे एंजल का हार्ट मिला, लेकिन तुम्हें ये सब बताया किसने, कहीं फादर ने तो नहीं। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ फादर इसलिए बार बार जेल आते थे ताकि वो वेट्री को इंसाफ दिला पाए। यहाँ फादर कहते हैं कि वेट्री, तुम चिंता मत करो, गॉड तुम्हारी मदद के लिए आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में अपने अगले टारगेट को चुनना और उसका चेहरा बनाना, ये सब वेट्री फादर के कहने पे कर रहा था। उधर बद्रा विशाल को कहती है कि विशाल, भले ही फादर ने वेट्री की मदद की, लेकिन जब से फादर पे किसी ने हमला किया और वो आईसीयू में गए, उसके बाद भी वेट्री के टारगेट मरते जा रहे हैं। यानी कोई तीसरा भी है जो इन सब की मदद कर रहा है। कौन है वो, हमें पता लगाना होगा, क्योंकि वही आदमी किलर है और वो हमारे बीच में से ही कोई है। इधर सीन चेंज होता है और हम फिर से काली को देखते हैं, जो मॉर्चरी में एक डेड बॉडी को देख के रोने लगता है। अब हम यहाँ काली के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि काली की 2 बेटियां थी और काली जिस डेड बॉडी को देख के रो रहा था उसका नाम प्रिया था, और वो उनमें से एक बेटी थी जो कि जेसी हॉस्पिटल में नर्स थी। अब प्रिया एक दिन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसी दिन एंजल का एक्सीडेंट के बाद सर्जरी होना था, जहाँ प्रिया की ड्यूटी थी। सर्जरी के बाद घर जाके प्रिया अपने पिता काली के सामने फूट फूट के रोने लगती है, जहाँ वो बताती है कि आज एंजल नाम की प्रेग्नेंट लेडी की सर्जरी थी, जहाँ डॉक्टर सलीम रहमान ने सर्जरी की, लेकिन उन्होंने एंजल की जान की परवाह किए बिना उसके पेट को काट के बच्चा निकाला जो कि मरा हुआ था, और मुझे उसे फेंकने को कहा। जब मैं उसे फेंकने के लिए गई तभी अचानक बच्चा रोने लगा, यानी वो जिंदा था।
मैं डर गई कि कहीं एंजल की तरह डॉक्टर सलीम इस बच्चे को भी न मार दे, इसलिए मैं इस बच्चे को अपने साथ घर ले आई पापा। अब काली और प्रिया उस बच्चे को फादर के पास ले जाते हैं, जहां फादर कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस बच्चे से उसकी माँ छीनी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब फिर से हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां बद्रा और विशाल को पता चलता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए फादर की मौत हो गई। अब बद्रा विशाल को कहती है कि विशाल, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसे एंजल का हार्ट लगाया गया, क्योंकि वेट्री का अगला टारगेट वही है। जिसके चलते अब ये लोग न्यूज में ये बात जारी कर देते हैं कि एंजल के ऑपरेशन वाले दिन जिन जिन लोगों को हार्ट लगाया गया वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस स्टेशन आ जाएं। उधर अली रहमान के कहने पर मिनिस्टर विशाल का ट्रांसफर कर देता है और केस सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाता है, जहां विशाल के पूछने पर अली रहमान कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम अंजलि के हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात मीडिया के सामने ले आए। अब अली यहाँ अपना जुर्म कबूलते हुए हंस के कहता है कि हाँ, एंजल का हार्ट हमने ही 2 करोड़ में बेचा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जेल में वेट्री पे अटैक करवाने वाला, फादर पे गोली चलाने वाला और उस रात एंजल की कब्र को इलीगली खुदवाने वाला अली रहमान ही था। अब विशाल यहाँ हंसते हुए कहता है कि तुमको एक मजे की बात बताऊं, वेट्री का अगला टारगेट वो नहीं है जिसे एंजल का हार्ट मिला, बल्कि उसका अगला और आखिरी टारगेट अली रहमान तुम हो। अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। उसके बाद विशाल बद्रा के पास आके कहता है कि इस सिस्टम में ईमानदारी से काम करना पॉसिबल ही नहीं, उन लोगों ने मेरा ट्रांसफर कर दिया। इस तरफ अली रहमान अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है, जहां काली उसकी गाड़ी में पीछे छुपा होता है और वो देखते देखते अली को किडनैप कर लेता है। अब अली यहाँ काली से पूछता है कि क्या तुमने ही मेरे बेटे को मारा, प्लीज मुझे जाने दो, तुम जितना पैसा बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी पीछे से कोई अली को लात मार के नीचे गिरा देता है। असल में वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बद्रा होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सलीम रहमान और एबिल को मारने वाली बद्रा ही थी। अब बद्रा यहाँ अली रहमान को अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाती है। असल में बद्रा एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। इसी के चलते एक दिन वो सभी स्टूडेंट्स को मरे हुए लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट देके स्टडी करने को कहती है, जिस बीच उसके हाथ एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट लगती है। एंजल की फोटो देखते ही बद्रा काली को कहती है कि मैं तो इसे जानती हूँ। अब सीन यहाँ से भी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाता है। एक दिन बद्रा और एंजल की मुलाकात किसी बस स्टॉप पे होती है, जहाँ से कोइंसिडेंटली दोनों की सेम बस में सेम सीट होती है और यहीं से दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, जहाँ एंजल बद्रा को बताती है कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और साथ ही में उसे एक लॉकेट भी दिखाती है जिसमें एक साइड वेट्री और एंजल की फोटो होती है तो दूसरी साइड खाली होती है। बद्रा के पूछने पे एंजल कहती है कि दीदी जब मेरा बच्चा होगा ना, उसकी फोटो दूसरी साइड लगा के इस लॉकेट को पहनूंगी। अब एंजल का स्टॉप आने पर वो वहाँ से घर चली जाती है। कुछ देर बाद बद्रा नोटिस करती है कि एंजल अपना वो लॉकेट बस में ही भूल गई है और अभी भी वो लॉकेट बद्रा के पास ही होता है। काली ये सब बात जानने पर बद्रा को एंजल की मौत कैसे हुई वो सारी बातें बता देता है। अब बद्रा काली के घर जाकर एंजल की बेटी और प्रिया से मिलती है। अब काली और प्रिया बद्रा को लेकर एंजल के कब्र के पास जाते हैं, जहां फादर फिर से वही कहते हैं कि एंजल को जरूर न्याय मिलना चाहिए। इस पे बद्रा प्रिया को कहती है कि तुम जेसी हॉस्पिटल में काम करती हो, इसलिए तुम सलीम रहमान के रूम में जाकर एंजल जैसे कई बेगुनाह के साथ जो गलत हुआ उसके लिए सलीम के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत हासिल कर लो। हम उसको और इसके पीछे जुड़े सभी लोगों को सजा दिलवाएंगे। अब बद्रा के कहे मुताबिक प्रिया चुपके से सलीम रहमान के कमरे में जाके कंप्यूटर से सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लेती है, लेकिन ऐन मौके पे सलीम वहां आ जाता है। प्रिया छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो पकड़ी जाती है। उसके बाद सलीम प्रिया के बॉडी पर एसिड डालकर उसे पूरी तरह जला देता है और सलीम बाहर ये प्रूव कर देता है कि प्रिया का ऐसा हाल एक्सीडेंट की वजह से हुआ, जहां वो गलती से एसिड पर गिर गई। अब ट्रीटमेंट के दौरान बद्रा उससे मिलने आती है, जहां प्रिया मरने से पहले अपनी आंखों की मदद से बद्रा को इन सब के पीछे के 3 गुनहगारों के नाम बताती है। वो गुनहगार है डॉक्टर सलीम रहमान, डॉक्टर अब्राहम एबिल और अली रहमान, और इसके साथ ही प्रिया की मौत हो जाती है, जिसके बाद बद्रा पूरी तरह से टूट जाती है और प्रिया की मौत के लिए खुद को कसूरवार ठहराने लगती है, क्योंकि आखिरकार बद्रा ने ही
उसे सलीम रहमान के रूम में जाकर सबूत लाने को कहा था और इसके बाद ही बद्रा काली और फादर के साथ मिलकर इन तीनों को मारने का प्लान बनाती है। जहां बद्रा फादर को कहती है कि आप वेट्री से मिलके उसे बताओ कि गॉड ने उसकी सुन ली, अब एक एक करके तीनों लोग लाइन से मरेंगे। जहां उसे पुलिस को फंसाने के लिए हर मर्डर से पहले उस मरने वाले आदमी की तस्वीर बनानी होगी, जिससे पुलिस का ध्यान इन्हीं सभी में बटा रहे। और सबसे जरूरी बात, वेट्री को ये नहीं पता लगना चाहिए कि इन सब के पीछे मैं हूँ। और इस तरह बद्रा सबसे पहले सलीम रहमान को काली की मदद से किडनैप करती है, फिर उसे खूब टॉर्चर करके जंगल के बीचों बीच ले जाकर जला डालती है और पास में पेट्रोल की बोतल फिकवा देती है, जिसमें बद्रा ने मॉर्चरी के किसी मरे हुए आदमी की फिंगरप्रिंट डाल दी थी ताकि पुलिस उन फिंगरप्रिंट को ढूंढने में उलझी रहे। उधर दूसरी तरफ अब्राहम एबिल के केस में जब बद्रा अपना छोटा फोन लेने वापस जाती है, तब वो साइलेंट बंदूक से एबिल को शूट कर देती है। फिर उस रूम में एक डिवाइस को छुपा देती है, जहां ठीक 5 मिनट बाद बंदूक चलने की आवाज उस डिवाइस से आती है। तब तक बद्रा नीचे विशाल के साथ होती है। जब विशाल बंदूक की आवाज सुनकर ऊपर जाता है, तब फिर से उसे कंफ्यूज करने के लिए काली मास्क लगा के वहां से भागने का नाटक करता है। इस पे विशाल उसे ही किलर समझकर अपनी टीम के साथ उसका पीछा करता है। उधर बद्रा पीछे से फिर से वो डिवाइस वहां से हटा के अपने पास छुपा लेती है और इस तरह बिना पता लगे बद्रा एंजल के 2 कातिलों को ऊपर पहुंचा देती है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद बद्रा अली रहमान को भी तड़पा तड़पा के मार डालती है। उधर दूसरी तरफ एंजल की ऑटोप्सी जो बद्रा ने की थी, उसके बाद फिर से एंजल का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां वेट्री उसे देख के खूब दुखी होता है। तभी बद्रा वहां आके वेट्री को एंजल की वो लॉकेट देती है। वेट्री जैसे ही वो लॉकेट ओपन करता है तो एक साइड खुद की और एंजल की फोटो देख और दूसरी साइड एक बच्चे की फोटो देख वो समझ जाता है कि एंजल और उसकी बेटी जिंदा है, जिसे बद्रा इतने दिनों से पाल रही थी। अब कहानी के लास्ट सीन में बद्रा मेडिकल स्टूडेंट्स को कड़वर का मतलब बताती है कि जो लोग अपने बॉडी को मेडिकल स्टडी के लिए डोनेट करते हैं। उधर मीडिया में अली रहमान की मिसिंग की न्यूज आने लगती है, तो उधर दूसरी तरफ फेक फिंगरप्रिंट का पीछा करते हुए पुलिस अभी भी सलीम रहमान और एबिल के किलर को पकड़ने में लगी रहती है। और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।